हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। इस वीडियो में हम घटना चक्र जो ई दृष्टि आती है आपकी करंट अफेयर्स के लिए, ईयरली करंट अफेयर मैगजीन जो आती है, उसका हम ये अगली सीरीज जो हम सीरीज कर रहे हैं उसका अगला वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस यानी राष्ट्रीय रिश्ते जो हैं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इसी चैनल पर आपको प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएंगी, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस वाला टॉपिक यहाँ पे हमें स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इंडिया सिंगापुर के बारे में हम बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी 4 से 5 सितंबर के आसपास सिंगापुर गए थे तो उस समय क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए सिर्फ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर के जो पीएम है वो कौन है, तो लॉरेंस ओंग करके हैं। चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 समझौते हैं जो वहाँ पर किए गए थे। पहला किया गया था डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग करने की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन, कॉपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसके बाद देखिए हेल्थ और मेडिकल। और चौथा क्या था, इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, ये आपको ध्यान देना है। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये ध्यान दीजिएगा ग्रेटर नोएडा में है जो कि किया गया था। ये चीज़ भी ध्यान देना है। भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ खोला गया, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, ये सिंगापुर में ही खोला गया है। और तिरुवल्लुवर कौन थे, तो ये एक संत थे। आप लोगों ने प्राचीन इतिहास में जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। इनकी काव्य रचना कौन सी थी, तो तिरुक्कुल्लर थी। ये भी चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इंडिया और ब्रुनई के बारे में देख लेते हैं। तो मोदी जी की यात्रा थी, ये भी सितंबर में वहां पर गए थे। तो ब्रुनई के सुल्तान इस समय कौन हो, तो ध्यान दीजिएगा हाजी हसनल बोल्किया हैं जो कि यहाँ के सुल्तान है। तो ब्रुनई से बोल के आप बीबी सेम है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रुनई के ही अंदर एक शहर है बांदर शेरी बेगावन में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का इन्होंने दौरा किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मस्जिद ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है, तो ब्रुनई में स्थित है। बांदरसेरी बेगावन से चेन्नई के मध्य एक सीधी उड़ान सेवा भी है जो कि स्टार्ट की गई है। कहाँ से, तो ब्रुनई से। अब देखिए इंडिया और यूक्रेन के बारे में देख लेते हो। तो पीएम मोदी जी की यात्रा हुई थी 23 अगस्त 2024 के आसपास हुई थी। तो यहाँ पर ये गए थे क्यू में, आपका एक क्या है मरेंस्की पैलेस करके एक जगह है, वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी। क्या नाम है इसका, मरेंस्की पैलेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे आर की एग्जाम है, इन्हें मिलान करने को पूछ लेता है कौन सी जगह कहाँ से संबंधित है, इसलिए इनके नाम ध्यान दीजिएगा। क्यू में ओएसिस ऑफ पीस पार्क है, यहाँ पर आपकी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है जहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब भारत ने देखिए यूक्रेन को भीष्म क्यूब्स हैं जो कि प्रदान किए हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीष्म क्यूब्स। ये भीष्म क्यूब सहायक है, तो इनका फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये जो सैनिक घायल होते हैं या आमजन लोग घायल होते हैं उनके त्वरित उपचार से संबंधित है ये, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये सर्जिकल उपकरण भी इस पर आपके स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद विश्व का देखिए, ये स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि सबसे फर्स्ट है, पहला है जो कि स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल है। आरोग्य मैत्री परियोजना का ये एक अंग है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और बात करें आरोग्य मैत्री परियोजना की, तो ये कब स्टार्ट होती है, तो जनवरी 2023 में स्टार्ट होती है, यानी इसकी घोषणा की जाती है। और यह एक मानवीय पहल है जो वैश्विक स्वास्थ्य और आपदा राहत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है विश्व के पटल पर। अब देखिए समिट इन पीस आपकी कहाँ होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। समिट इन पीस इन यूक्रेन, ये पहली मीटिंग होती है पीस समिट, ये कहाँ पर होती है, तो ये स्विट्जरलैंड में होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जून में होती है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, भारत को भी बुलाया गया था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए थे यहाँ पर, और रसिया को यहाँ पर नहीं इन्वाइट किया गया था। मतलब रसिया और यूक्रेन के मध्य पीस कराना है और उसमें दूसरे पक्ष को बुलाया ही गया था, इसलिए ये पीस समिट पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। इंडिया और पोलैंड की बात कर लेते हो, तो पीएम मोदी जी यहाँ पर गए थे। यहाँ पर देखिए बारसा बारसा ट्रीटी भी संबंधित है। तो बारसा ट्रीटी बताइए किससे संबंधित है। इंडिया और पोलैंड की बात करें तो देखिए पोलैंड की राजधानी वार्सा है, यहाँ पर डोबरी महाराज स्मारक स्थित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर पीएम मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और कोल्हापुर स्मारक में जो कि श्रद्धांजलि दी है। पोलैंड के पीएम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड टस्क है ना कि डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो एंड्रेज डूडा हैं, ठीक है। पोलैंड के डूडा जी प्रेसिडेंट हैं, अब पीएम कौन है, तो टस्क जी हैं।
अब देखिए इंडिया और मलेशिया की बात कर लेते हैं। तो मलेशिया के पीएम कौन है? तो अनवर बिन अब्राहिम है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। भारत ने मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल है जो कि आवंटित किया है भारत ने। मलेशिया देखिए आईबीसीए में शामिल हो गया है। आईबीसीए क्या है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जो कि इसमें शामिल हो गया है। ठीक है। यूपीआई जो भारत का है और पेनेट जो कि मलेशिया का है, इनको एकीकृत यानी इंटीग्रेट करने की भी घोषणा कर दी गई है इंडिया और मलेशिया के द्वारा। अब देखिए भारत और वियतनाम की बात कर लेते हैं। तो वियतनाम के पीएम कौन है? तो फाम फाम मिन चिन है जो कि वियतनाम के पीएम है और ये भारत की यात्रा पर आए थे। भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन का है जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी आप इस रुपए को रख सकते हैं और आपको जो भी चीज़ हमसे चाहिए हो, जब तक के लिए चाहिए हो, आप उसे खरीद सकते हैं। यानी लाइन ऑफ क्रेडिट में कोई ये नहीं होता कि आपको इतने दिनों में ये करना है। आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, आपको जैसी ज़रूरत हो वैसे आप खर्च कर सकते हैं। देखिए भारत और वियतनाम के रिश्तों की बात करें तो लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास एवं सहयोग पर भी एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है भारत और वियतनाम के मध्य में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। भारत और ऑस्ट्रिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी जी की यात्रा थी अभी, और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है इस समय? तो ध्यान दीजिएगा कार्ल नेमर है जो कि यहाँ के चांसलर हैं। प्रेसिडेंट कौन है? तो एलेक्जेंडर डेर ब्लेन है। यहाँ पर अब ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑस्ट्रिया यानी वियना, वियना में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? तो एक तो ये क्या है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है। ठीक है, आईएईए का। इसके बाद यूएन ओडीसी का है, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का है। इसके बाद यूएन आईडीओ, तो यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हो गया। इसके बाद ओएससीई, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए भारत और रूस की बात कर लेते हैं। तो पीएम मोदी रूस गए थे अभी, और फिर से दोबारा भी इस समय वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके 22 और 23 तारीख को फिर से मोदी जी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए रूस जाने वाले हैं। कहाँ पर? कजान में होगी मीटिंग। भारत और रूस के मध्य देखिए ये 22 यानी 22वें नंबर की वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो कि हो रही है, रूस में हो रहा है। लक्ष्य क्या है इसका? 2030 तक जो ट्रेड है उसको $100 बिलियन लगभग पहुंचाने की बात यहाँ पर की गई है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे की बात करें तो 2019 में इसकी घोषणा होती है। इसके अलावा आईएनएसटीसी की बात करें तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये इंडिया, रशिया और ईरान है जो कि इसमें शामिल है, और वर्ष 2000 में इसे स्टार्ट किया गया था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब देखिए रूस का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो रूस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, और इसका नाम क्या है सर्वोच्च सम्मान का? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है। इसकी घोषणा 2019 में की जाती है, लेकिन कोरोना पड़ गया, उसके बाद से कई देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल जो भी टेंशन बनी हुई है, इसके कारण से ये 2024 में जो कि मिला है। रूस में 2 नए भारतीय दूतावास भी खोले गए हैं, वाणिज्यिक दूतावास, एक तो कजान में और एक खोला गया है येकोतेरिनबर्ग में। इसके अब देखिए आगे बात कर लेते हैं इंडिया और ग्रीस की। तो ग्रीस के पीएम के बारे में ध्यान दीजिएगा, किरियाकोस मित्सोटाकिस है जो कि ग्रीस के पीएम हैं। इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की थी, और ये 9th यानी 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसकी थीम क्या है रायसीना संवाद की? तो चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। आयोजक की बात करें तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ, और विदेश मंत्रालय जो इसका है ऑब्जर्व यानी आयोजक होता है। पीएम मोदी की इसके बाद देखिए ग्रीस यात्रा होती है। पहले ग्रीस के पीएम आते हैं, इसके बाद पीएम मोदी जी ग्रीस यात्रा में जाते हैं। तो मोदी जी को वहां पर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर अब आपकी क्या है? इंडिया और यूएई के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इंडिया और यूएई के बारे में बात करें तो भारत का यूपीआई और यूएई का जो आपका आनी है, जैसे आपका यूपीआई सिस्टम वैसे ही वहाँ का आनी सिस्टम है, इनके मध्य समझौता हुआ है। और पीएम मोदी के स्वागत के लिए एहलान मोदी नामक एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। कहाँ पर? दुबई में। ठीक। यूएई के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? ध्यान दीजिएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है इनका नाम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की कहाँ होती है? तो यूएई में ही होती है, दुबई में। बैप्स हिंदू मंदिर, BAPS बैप्स हिंदू मंदिर जो आपका ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है। बैप्स का फुल फॉर्म बताइए आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। इंडिया और फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो इंडिया और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट आपको पता ही होना चाहिए, इमैनुअल मैक्रोन। ये 26 जनवरी 2024 को है, भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और 2026 इंडिया फ्रांस ईयर
ऑफ इनोवेशन के रूप में इसे घोषित किया गया है। फ्रांस में यूपीआई को स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा आईफिल टावर से, जिस वहां से स्टार्ट किया गया है। शेंगेन वीजा कार्यक्रम भी ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभ किया गया है भारत और फ्रांस के मध्य में। और ये शेंगेन वीजा किससे संबंधित, तो ध्यान दीजिएगा ये डिग्री लेने वाले जो भी बच्चे हैं भारतीय, वो फ्रांस में वीजा के लिए इसे शेंगेन वीजा कहते हैं, ठीक है। H125 हेलीकॉप्टर की बात करूँ तो एकल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर है। TASL टाटा एटॉमिक, ये टाटा कंपनी की एक टाटा कंपनी है TASL, और एयरबस जो आपकी कंपनी है, इनके मध्य समझौता हुआ है। TASL और एयरबस के मध्य में ये टाटा कंपनी है। और ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन होगी निजी क्षेत्र में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंडिया और ओमान की बात कर लेते हैं तो ओमान के सुल्तान ध्यान दीजिएगा हैथम बिन तारिक है, इनकी भारत में यात्रा हुई थी अभी हाल ही में। भारत और ओमान ने संयुक्त स्मारक डाक है जो कि जारी किया गया है। इसमें भारत के लोक नृत्य कौन सा बताया गया है? तो डांडिया रास और ओमान का अल रजा को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना, भारत का लोक नृत्य डांडिया है और ओमान का अल रजा, इन दोनों को दर्शाया गया है। निजवा किला ध्यान दीजिएगा कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओमान में स्थित है। इंडिया और तंजानिया की बात कर लेते हैं तो तंजानिया के राष्ट्रपति इस समय कौन है? तो सामिया सुलूहु हसन की भारत यात्रा हुई है 2023 से 2027 के 2023 से 2027 तक को कल्चरल एक्सचेंज इनके मध्य किया जाएगा, ठीक है, 4 साल तक। और इन्होंने इसके लिए प्रोग्राम भी हस्ताक्षरित कर लिए हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये आपके कहाँ हुआ है? तो सूरजकुंड फरीदाबाद यानी हरियाणा में हुआ है, ठीक है, फरवरी 2024 में हुआ था और इसका भागीदार देश तंजानिया था। IBCA में शामिल हुआ है, कौन शामिल हुआ है? तो ये ध्यान दीजिएगा तंजानिया है जो कि शामिल हुआ है IBCA में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। और ग्लोबल बायोफिल अलायंस में भी शामिल हुआ है तंजानिया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो भी है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये इनोवेशन इंडेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, विपो जिसे हम कहते हैं। 2007 से स्टार्ट है, 17वां संस्करण है। और टॉप की बात करें तो टॉप थर्ड में कौन है? तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका आता है। भारत के स्थान ध्यान देगा इसमें कितना है? 39th है। और चाइना की बात करें तो 11वां स्थान है। टर्की आपका 37वें स्थान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें ध्यान दीजिएगा IMD द्वारा है जो कि जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। और इनकी रैंक की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, फिर सिंगापुर आता है, फिर आपका लग्जमबर्ग आता है। भारत की बात करें तो 58वें नंबर पर आता है। कुल 67 देश है जिन पर यह रैंकिंग निकाली गई थी। वर्ल्ड वर्ल्ड की 10 बिगेस्ट इकोनॉमी 2024 की बात करें, देखिए टॉप 5 आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, फोर्ब्स द्वारा ये लिस्ट जारी हुई है। यूएसए पहले नंबर पर है, कितनी है इकोनॉमी? 28.78 ट्रिलियन डॉलर है। और चाइना की बात करें तो चाइना की 18.53 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी की बात करें तो 4.59 ट्रिलियन डॉलर है। जापान की बात करें तो 4.11 ट्रिलियन डॉलर, और इंडिया की कितनी है? तो 3.94 ट्रिलियन डॉलर है जो कि यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें यही है कि सबसे ज्यादा दान कौन सा देश है जो कि देता है। तो सर्वाधिक उदार देश यहाँ पर कौन सा दिखाया जा रहा है? तो देखिए पहले नंबर पर आपका इंडोनेशिया है जो सर्वाधिक उदार देश है यहाँ पर बताया जा रहा है। और भारत का स्थान कितना है? 26वां स्थान है 142 देशों में। विश्व की कोयला खदानों की बात करें तो विश्व की टॉप 5 कोयला खदानों में आपके 2 भारतीय स्थान है जो कि आते हैं। एक तो पहला है गेवरा खदान, ये कहाँ है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में है। दूसरा आपका कुसमुंडा है, कुसमुंडा भी आपके कोरबा में पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 2 खदानें हैं जो भारतीय हैं टॉप 5 में। अब देखिए टॉप 5 खदानें हम देख लेते हैं। टॉप 5 खदानों में एक तो आपका ब्लैक थंडर माइन है जो कि यूएसए का है, गेवरा छत्तीसगढ़ का, नॉर्थ एंटेलूप माइन आती है ये भी यूएसए की है। इसके बाद क्या है? कुसमुंडा खदान है, ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ सांची माइन है, ये चाइना की है, ठीक है, यानी ब्लैक थंडर यूएसए की हो गई और नॉर्थ एंटेलोप माइन यूएसए की हो गई। 2 आपकी भारत की हैं, गेवरा और कुसमुंडा, और एक नॉर्थ सांची चाइना की हो गई। भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आपकी हुई है, इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। ये
वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो बैठक हुई है कहाँ हुई, तो भारत मंडपम यानी भारत में हुई है। और यूनेस्को की ये विश्व धरोहर समिति की 46वां सत्र है जो हुआ है भारत में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट महानिदेशक कौन है यूनेस्को को, तो आंद्रे अजोले हैं जो कि यहाँ के महानिदेशक हैं। नोडल एजेंसी की बात करें तो नोडल एजेंसी आपकी एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका रहा है, जो इसकी बैठक हुई है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। इसकी थीम ध्यान दीजिएगा, विकास भी विरासत भी इसकी थीम है। और यूनेस्को को भारत ने $1 मिलियन का अनुदान भी दिया है। 43वां विश्व धरोहर स्थल की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोइदम से है। ये मोइदम से कहाँ है, तो असम में आपका पड़ता है। और अहोम राजवंश की टीला टीला दफन प्रणाली से ये संबंधित है, ये चीज भी ध्यान देना है। और असम में देखिए अन्य जो विश्व धरोहर स्थल है, तो एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है और दूसरा मानस वन्यजीव अभयारण्य है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक, एक सेकंड दोस्तों। अब आगे बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। तो 1972 में स्थापित होता है और 1975 से लागू हो जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। विश्व धरोहर समिति की बात करें तो विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र का जो लोगो है, देखिए ये हम्पी स्मारक समूह था, ठीक है, कर्नाटक का। और इसकी टैगलाइन क्या थी, टैगलाइन थी हमारा गौरव बढ़े। और ये कहाँ से लिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से जो कि लिया गया है। मोइदम्स की बात करें तो असम के चराईदेव जिले में है ये, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। और ये ताई अहोम वन राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। यूनेस्को स्थल टॉप कंट्रीज की बात करें तो यूनेस्को स्थल कहाँ है सबसे ज्यादा, तो इटली में पहले नंबर पर आता है जहाँ 60 स्थल है। चेन्नई दूसरे वो चाइना जो है आपका दूसरे स्थल पर है, 59 देश जहाँ पर आते हैं। इसके बाद जर्मनी आता है, फिर फ्रांस आता है 5वें नंबर पर। इसमें ना 6वें नंबर पर आपका भारत आता है जहाँ पर 43 है। और इन 43 में से जो 35 है ये सांस्कृतिक यानी कल्चरल है, नेचुरल आपकी 7 है, प्राकृतिक और मिश्रित में आपका 1 आता है। यूपी के यूनेस्को स्थल की बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगरा किला जो कि 1983 में था। इसके बाद आपका ताजमहल 1983 में, और सीकरी आपका 1986 में। ठीक, ये तीन हो गए, आगरा किला, ताजमहल और सीकरी। परी परियोजना ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 46वें सत्र में ये स्टार्ट किया गया है। परी का फुल फॉर्म क्या है, तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। संस्कृति मंत्रालय की ये पहल है। कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, कार्यान्वयन भी ध्यान दीजिएगा, ये कथन में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2-3 कथन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा सही है या गलत है, तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट आर्ट्स की बात करें तो देख लीजिए, ये जितने इंपॉर्टेंट आर्ट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आपसे कोर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए फड़ चित्रकला कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से, तो राजस्थान से। फड़ हो गया, पिछवाई हो गया, बानी थानी पेंटिंग, ये आपकी तीनों जो है कहाँ से, राजस्थान से। चेरियल चित्रकला तेलंगाना से, लांजिया सौरा उड़ीसा से, वर्ली महाराष्ट्र से, पिथौरा आर्ट गुजरात से, आयसड़ आपके कहाँ से, उत्तराखंड से। थंगका पेंटिंग आपकी कहाँ से है, थंगका है सिक्किम या लद्दाख से, दोनों जगह आपकी होती है पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश। गोंडा आर्ट एमपी। कलमकारी आंध्रा। अल्पना अल्पना कला और पट्टचित्र ये दोनों आपकी वेस्ट बंगाल से। ध्यान दीजिएगा, ये आपके कोर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो 1989 में फ्रांस में G7 देशों के द्वारा जो इसे स्थापित किया गया था, और इसमें 40 मेंबर है, भारत भी इसमें शामिल है। वर्तमान में इसमें रसिया शामिल है, क्योंकि रसिया को निकाल दिया गया था यूक्रेन युद्ध के कारण। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ग्रे सूची में आपके शामिल किए गए मोनाको और वेनेजुएला। और ब्लैक लिस्ट में कौन वर्तमान में है, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार है जो कि ब्लैक लिस्ट में है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं 2024 की। तो यहाँ पर देखिए टॉप में आपके कौन कौन से है, तो वीना पहले नंबर पर आता है, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ऑस्ट्रिया का है वीना। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका कोपेनहेगन है जो आपका आता है। अब देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात कर लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें एसेंचर के सहयोग भी लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में बात करें तो टॉप में कौन है, तो पहला देश है स्वीडन, दूसरा डेनमार्क, तीसरा फिनलैंड। इंडिया की रैंक की बात करें तो 63rd नंबर पर इंडिया है जो कि आता है 120 देशों में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
इंडिया की बात करें तो फोर्थ बिगेस्ट नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी चौथा सबसे बड़ा बाजार है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। COP26 की बात कर लेते हैं, जो कि ग्लासगो में हुआ था। यहाँ पर भारत के लक्ष्य आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ देखिए 2005 के स्तर की यदि तुलना करते हैं तो 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की है, जो कि कटौती करना है, ठीक है। जो आप हम उत्सर्जन करते हैं कार्बन वगैरह का, ठीक है, इसमें कमी करना है 45%, यानी आधा करना है लगभग। और 2070 तक हमें नेट जीरो इमिशन करना है, यानी कार्बन को उत्सर्जित नहीं करना है। 2030 तक हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% ऊर्जा स्थापित करने की भी बात इसमें कही गई थी। अब देखिए आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग की बात कर लेते हैं 2024 की, तो 1989 में स्टार्ट होती है। टॉप में सिंगापुर, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा आपका डेनमार्क आता है। इंडिया की बात करें तो 39 नंबर पर है आपका इंडिया आता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर है आपकी सतत विकास रिपोर्ट 2024 की बात कर लेते हैं, तो इसे यूनाइटेड नेशंस सॉल्यूशन डिजिटल नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें बात करें सतत विकास रिपोर्ट में टॉप 5 है, यानी टॉप 3 हम देख लेते हैं, तो फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ठीक है। फिनलैंड पहले नंबर पर है। और सतत विकास रिपोर्ट की बात करें तो भारत की रैंक क्या है, तो 109 नंबर है। टोटल देशों जिनकी गणना की गई थी, तो 167 देशों पर यह रिपोर्ट निकाली गई थी। इसको देखिए अगली खबर है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 की बात कर लेते, तो ये मर्सर द्वारा जारी की जाती है, इंपॉर्टेंट है कि मर्सर एक एनजीओ है, उसके द्वारा जारी की जाती है। और इस पर देखिए आधार कौन सा शहर लिया जाएगा, यानी कि किसको देख कर माना जाएगा कि ये शहर महंगा है या सस्ता है, तो बेस्ट सिटी मानी गई है। यहाँ पर न्यूयॉर्क को बेस्ट सिटी माना गया है। और यहाँ देखिए सबसे महंगे शहर की बात करें तो पहले नंबर पर हांगकांग है। ध्यान दीजिएगा भारत के टॉप 2 की बात कर ले तो मुंबई आपका पहले नंबर पर आता है भारत की दृष्टि से। दूसरे नंबर दिल्ली आता है, और यदि विश्व की स्थिति में देखेंगे तो मुंबई आपका 136वें स्थान पर है, दिल्ली आपका 165वें स्थान पर है। सबसे सस्ता शहर की बात करें तो पहला है अबुजा, दूसरा है लागोस, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दीजिएगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, 2006 से ये स्टार्ट कर दी गई थी, तब से निकाली जा रही है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पूर्ण लैंगिक समानता के लिए यदि हम इक्वल जेंडर बात करें कि इक्वल जेंडर इक्वलिटी की बात करें कब तक हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 134 वर्ष लग जाएंगे यदि इसी रफ्तार पर हम चलते हैं, ठीक है। वर्ष 2158 तक ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो खत्म होगा। वैश्विक कार्यबल जो है वर्क फोर्स है, इसमें फीमेल की पार्टिसिपेशन की बात करें तो 42% है। और टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले नंबर पर आइसलैंड, दूसरे में फिनलैंड, तीसरे पे आपका नॉर्वे आता है। इंडिया की बात करें, इंडिया 127 स्थान पर आता है, और टोटल देश 146 थे। बॉटम की बात करें सबसे नीचे कौन सा है, तो पहला आपका सूडान है, फिर पाकिस्तान है, फिर आपका चाड है जो सबसे लास्ट में आता है, यानी सूडान 146वें नंबर पर, फिर 145वें पर पाकिस्तान, और चार जो आपका देश था वो 144वें नंबर पर आता है। इसको देखिए इसके 4 घटक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेंडर गैप के। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी ये 4 चीजें आपको ध्यान देनी है घटक इसके। अब देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो ये आईईपी जो थिंक टैंक है इसके द्वारा जारी किया जाता है। सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र आपका कौन सा है, तो यूरोप को सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र की माना गया है। और सबसे कम शांति क्षेत्र तो मिडिल ईस्ट का जगह होगा, जो नॉर्थ अफ्रीका के जो देश हैं उनमें सबसे कम शांति देखी जाती है। एरिया की बात करें, सबसे ज्यादा शांत देश की बात करें तो आइसलैंड पहले नंबर पर, दूसरा आयरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक 116वें देश में आती है। बताइए इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पीस में व्यवधान डाल रही हैं, लेकिन फिर भी इनके इंडेक्स भाई अजब गजब के रहते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए भारत को 116वें स्थान पर है, जो कि दिखाया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, यूएनएससी के, तो इसके नए अस्थायी सदस्य बने हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य में 5 नए जुड़े हैं, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ये चीज आपको ध्यान देना है। और उनके कार्यकाल की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक है, जो कि रहने वाली है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला क्या है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर लेते हैं 2024 की, तो येल यूनिवर्सिटी द्वारा है ये जारी की जाती है। टॉप की बात करें तो टॉप 3 कौन कौन से देश हैं, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी है। बॉटम में जो सबसे नीचे कौन है, तो लाओस आपका आता है, फिर म्यांमार आता है। अब भारत को देखिए 176वीं रैंक है मिली है, किसमें,
इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर है कीवर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। तो देखिए टॉप की बात करें तो टॉप में कौन आया है इसमें रैंकिंग में, तो एमआईटी जो यूएसए का है वो आपका है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम का इंपीरियल कॉलेज लंदन आता है। तीसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है जो कि यूनाइटेड किंगडम की ही है। भारत की देखिए टॉप थ्री देख लीजिए। आईआईटी बॉम्बे जो कि भारत में पहले नंबर पर और दुनिया के स्तर पर 118वें नंबर पर है। आईआईटी दिल्ली दूसरे नंबर पर और विश्व में 150वें नंबर पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आईआईएससी बेंगलुरु आता है। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है और सरे यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये जारी किया जाता है। टॉप की बात करें यानी कौन कौन से देश टॉप में आते हैं टॉप थ्री में, तो यूएसए पहले नंबर पर, फिर स्पेन, फिर आपका जापान आता है। भारत की रैंक इसमें कितनी है, तो 39 नंबर पर रैंक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देख लिए MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक इसका फुल फॉर्म है। यह है IAC की एक इकाई है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसकी 10वीं बैठक जो है कहाँ हुई, तो उलान बटोर मंगोलिया में हुई थी जो कि राजधानी है मंगोलिया की। भारत की 3 कृतियां इसमें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी, रामचरितमानस, पंचतंत्र और तीसरी है सहृदय लोचन। पंचतंत्र तो आपको पता है विष्णु शर्मा ने लिखी है। सहृदय लोचन किसने लिखी है, तो आचार्य आनंद वर्धन द्वारा ये रचित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2002 से ये स्टार्ट की गई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि फ्रांस का एक एनजीओ है। 3 मई को क्या मनाते हैं, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है जो कि मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और टॉप थ्री में कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे पहले नंबर पर, फिर डेनमार्क और स्वीडन आता है। और इंडिया की बात करें, इंडिया आपका 159वें नंबर पर आता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है टोटल 180 देशों में। इसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर लेते हैं, एशिया के परिप्रेक्ष्य में ये। तो समग्र रैंकिंग में सभी यानी घटकों को ध्यान में देते हुए पहले नंबर पर कौन है, तो जापान है जहाँ पर 119 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं। ठीक है, टॉप 500 में। इसके बाद बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर आपका आता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, जिसकी 91 यूनिवर्सिटी जो कि आती हैं। टॉप टू में बात करें तो पहला है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना का है। दूसरे नंबर पर आपका पेकिंग विश्वविद्यालय, ये भी आपका चाइना का है। इंडिया की बात करें तो देखिए IISc बेंगलोर है जो कि 32वें नंबर पर आता है एशिया के स्तर पर। दूसरा अन्ना विश्वविद्यालय जो कि 119वें नंबर पर आता है एशिया के स्तर पर। अगली खबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे किसके द्वारा जारी किया किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, गैलप और ऑक्सफोर्ड सेक्टर और इसके अलावा UNSDN तीनों के द्वारा ये मिलकर जारी किया जाता है। टॉप थ्री देशों की बात करें तो फिनलैंड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर आइसलैंड। और भारत की रैंक की बात करें तो 126वें नंबर पर है भारत की रैंक आती है। टोटल देश 143rd है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है इस बार का, तो लंदन में हुआ है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 की बात करें तो सिप्री के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, स्टॉकहोम का ये एक संस्था है सिप्री जो कि हर साल रिपोर्ट जारी करता है। इनमें देखिए टॉप निर्यातक यानी जो अस्त्र सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र निर्यात करते हैं, तो पहले नंबर पर यूएसए जो कि 42% लगभग दुनिया का आधा व्यापार जो है शस्त्रों का ये अमेरिका ही करता है। दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है। तीसरे नंबर पर आपका रशिया आता है। टॉप इंपोर्टर यानी आयातक कौन कौन से देश हैं, तो भारत देखिए आपका पहले नंबर पर है आयातक में 9.8%। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है 8.4% और कतर तीसरे नंबर पर है 7.6% के आधार पर। शीर्ष निर्यातक यानी इंडिया को कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं औजार इंडिया को, तो पहले नंबर पर रसिया है जो देख सकते हैं 36%, लगभग एक 1/3 तो रसिया से ही हमारे औजार आते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस है 33% और अमेरिका आपका तीसरे नंबर पर आता है 13%। विश्व का 8वां अजूबा, ये चीज भी आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, तो अंकोर वाट जो कंबोडिया का मंदिर है ये आपका आता है। और इसका निर्माण किसने कराया है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया है जो कि खमेर राजवंश के राजा थे। और ये अंकोर वाट का मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है और 12वीं सदी तक यह एक बौद्ध मंदिर बन गया था। बाकी इसका निर्माण 12वीं सदी के स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन अंत तक आते आते यह एक बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया था।
नाटो को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा बना है, तो स्वीडन बना है। और नाटो की स्थापना कब होती है, तो देखिए अप्रैल 1949 में होती है। इससे संबंधित ट्रीटी भी ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन ट्रीटी, या फिर इसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कहते हैं। और यह एक प्रकार पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। याओंडे घोषणा की बात कर लेते हैं, तो 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए और मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्धता को दिखाया है, जिसे याओंडे घोषणा के नाम से जाना जाता है। और इसका विषय क्या है, तो देखिए मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, ये इसका विषय यानी सब्जेक्ट रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। घातक आतंकवादी समूह कौन सा है, तो इस्लामिक स्टेट है। और आतंकवाद से प्रभावित जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रभावित है देश, तो बुर्किना फासो है। दूसरे नंबर पर आपका इजराइल आता है। तीसरे नंबर पर माली आता है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो 14वां नंबर आपका भारत का आता है। और अप्रभावित यानी यहाँ पर आतंकवाद देखने को ही नहीं मिलता है, तो देखिए भूटान, चाइना, कुवैत, ओमान, सिंगापुर आदि देश ऐसे हैं जहाँ पर आतंकवाद की गतिविधियां ना के बराबर होती हैं। नेपाल की पर्यटन राजधानी कौन सी बन गई है, तो पोखरा बन गई है। और इसे हम विभिन्न झीलों का घर भी कहते हैं, किसे, पोखरा को। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात कर लेते हैं, तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और टॉप 4 कंट्री कौन कौन सी है, तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान है, जो कि इकोनॉमिकली फ्री हैं। अब मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, मोस्टली अनफ्री की श्रेणी में भाई साहब हमारा भारत आता है, जहाँ पर 126 स्थान है 176 देशों में। इसके बाद आपका ब्राजील है, जो कि मोस्टली अनफ्री माना जाता है, और रशिया। ये तीनों देश आपके मोस्टली अनफ्री देश में आते हैं। और इंडिया की मैंने बताया रैंक कितने हैं, 126 है, यानी 126वीं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मोस्टली अनफ्री का कारण यही है क्योंकि हमारे यहाँ कर वगैरह यानी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहता है हर एक चीजों में, इसलिए इसे अनफ्री की श्रेणी में रखा गया है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और 2012 से स्टार्ट किया गया है। टॉप 3 कौन कौन से हैं, तो यूएसए पहले नंबर पर, फिर आपका यूके आता है, फिर फ्रांस आता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया आपका 42वें नंबर पर आता है, ठीक है, 55 देशों में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात कर लेते हैं, तो 2023 की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी की जाती है। टॉप देशों जहां पर भ्रष्टाचार ना के बराबर है, तो डेनमार्क पहले नंबर पर, फिर फिनलैंड आता है, फिर इसके बाद न्यूजीलैंड आता है। भारत की बात करें तो भारत 93वें नंबर पर आता है 180 देशों में, यानी भारत में भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है। अब देखिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये क्या है, गरबा है। और ये बैठक अभी हाल ही में यूनेस्को कहाँ हुई थी, तो कसाने में हुई थी, जो कि बोत्सवाना का शहर है। तो यहीं पर देखिए 51 नई विरासत स्थल जो कि अमूर्त सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल की गई हैं। अब देखिए गरबा नृत्य भारत से शामिल हुआ है, तो गरबा नृत्य की उत्पत्ति गर्भदीप शब्द से होती है। गरबा नृत्य आपके गुजरात राज्य से संबंधित है, इसको आपको पता ही होगी। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 15 आते हैं टोटल। और यदि बात करें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हम देख लें, तो पहला रामलीला जुड़ा था 2008 में। 13वां आपका कुंभ मेला 2017 में जुड़ा था। दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल का है, ये आपको 2021 में जुड़ा है। गरबा 15वां जो है वर्तमान में जो है गुजरात का ही है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, जर्मन वॉच के द्वारा यह जारी किया जाता है। देखिए टॉप 3 में कोई भी देश नहीं आया है, क्योंकि किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। फोर्थ नंबर पर डेनमार्क है, फिफ्थ नंबर पर एस्टोनिया, छठवें नंबर पर फिलीपींस, सातवें नंबर पर आपका इंडिया आता है इसमें। यहाँ पर बॉटम में बात करें तो सबसे निचले स्तर पर सऊदी अरब आता है लास्ट में। इसके बाद ईरान आता है, फिर इसके बाद यूएई आता है। इसको देखिए CO2 इमिशन में टॉप देश कौन कौन से हैं, तो चाइना पहले नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। दूसरे नंबर पर आपका अमेरिका आता है। आगे बात करें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 की बात करें, तो देखिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट, टेलर स्विफ्ट को। और एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो लियोनल मेसी को, जो कि ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये तो आपको जानकारी होगी। टेलर स्विफ्ट ये एक सिंगर है, रैपर, ठीक है, सिंगर रैपर है अमेरिका की। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बात करें तो टॉप 3 में कौन कौन सी आती है यूनिवर्सिटी, तो पेकिंग विश्वविद्यालय है आपका चाइना का, हांगकांग विश्वविद्यालय है हांगकांग का, सिंगापुर यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर आती है। भारत की बात करें तो 40वें नंबर पर विश्व एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी बॉम्बे पहले नंबर पर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में दूसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे दिल्ली आता है, जो कि 46वें नंबर पर है। इसको देखिए यूसीसीएन यूनेस्को की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का सृजन 2004 में किया जाता है, यही इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 7 क्षेत्र हैं जो कि शामिल हैं। यूसीसीएन में 2 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं, ग्वालियर
जो कि संगीत से संबंधित है, जिसे हम संगीत का शहर भी कहते हैं। इसके बाद कोझिकोड है जो कि केरल का शहर है और ये साहित्य से संबंधित है। अन्य शहर हैं जो कि इसमें शामिल है यूनेस्को की यूसीसीएन में, तो जयपुर शिल्पकला से संबंधित है, वाराणसी संगीत से संबंधित, चेन्नई संगीत से, मुंबई फिल्म से, और हैदराबाद ये आपका पाक कला से है जो कि संबंधित है। अब देखिए इजराइल फलस्तीन विवाद की बात कर लेते हैं, तो कुछ जियोपॉलिटिकल जो टेंशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। इजराइल फलस्तीन विवाद से संबंधित ये ध्यान देना है, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड ये हमास के द्वारा चलाया गया था और इजराइल पर हमला करने के लिए। इसके बाद विरोध में ही यानी इसके जवाबी कार्यवाही में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ये इजराइल का हमास पर हमला किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन अजय यहाँ पर भारत के द्वारा इसे चालू किया गया था और ये इजराइल में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन अजय चलाया गया था। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बात करें, वर्ल्ड ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूएनडब्ल्यूटीओ का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव कौन सा बना है, तो धोरडो बना है जो कि गुजरात का है 2023 में। और 2023 में कहाँ आयोजन किया गया था यूएनडब्ल्यूटीओ का, तो इस समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। और 2021 में जो गांव चुना गया था वो कौन सा था, तो पोचमपल्ली था तेलंगाना के। और पोचमपल्ली को हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, तो ये मर्सर द्वारा ये भी जारी की जाती है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, तो नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क हैं। इंडिया की रैंक कितनी है, तो 45th नंबर है, 47th में, ठीक। यानी काफ़ी ज़्यादा हमारी रैंकिंग इसमें खराब है पेंशन वाले इंडेक्स में। इसके बाद देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का आता है, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा है जो कि जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट किस नाम से जारी की गई, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ आपको ध्यान देना है। और अल्प पोषण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मेडागास्कर में है। और दुबलापन सर्वाधिक कहाँ है, तो इंडिया में है, जो कि 5 वर्ष से कम बच्चों में देखा जाता है। और दुबलेपन को हम वेस्टिंग कहते हैं। इसको ठिगनापन जिसे हम स्टंटिंग कहते हैं, तो इसमें सबसे बुरी स्थिति में कौन है, तो बुरुंडी है, ठीक है। भारत की स्थिति की बात करें इस रैंकिंग में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो भारत की रैंक 111वीं दिखाई गई है 125 देशों में, जो कि गंभीर स्थिति में दिखा रहा है यहाँ पर। अब पता नहीं रैंकिंग कैसी क्या निकलती है, इनका क्या मापन है। हम जिन देशों को देखिए अपने यहाँ से फूट दे रहे हैं, तो यहाँ तो ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन भारत में समस्या देखी जा रही है। नोबेल अवार्ड्स 2023 की बात कर लेते हैं। वर्तमान में तो 2024 की रिपोर्ट आ गई है, तो उसे भी हम देख लेंगे। ये पहले हम 2023 की भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इकोनॉमिक्स में देखिए किसे दिया गया है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। गोल्डिन से याद रख सकते हैं, गोल्ड इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यूएसए की है ये। और ये इकोनॉमिक्स में जो नोबेल अवार्ड दिया जाता है ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है। पीस का जो अवार्ड होता है नोबेल अवार्ड, ये नॉर्वे कमेटी के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि ईरान की ये एक लेडीज थी जिनके कारण ही वहां पर आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसको देखिए लिटरेचर किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और ये मिला किसे है, तो ओलाव हॉन्सो को मिला है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसको देखिए केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया है, किस क्षेत्र में, तो क्वांटम डॉट्स की खोज में दिया गया है। एक तो बावेंडी है, इसके बाद लुइस ब्रूस है, और एक कौन है, एकिमो है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। और इन्हें किसको दिया है, 3 लोगों को, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउच और व्हीलियर को दिया गया है। मेडिसिन की बात करें तो कोरोना की एमआरए वैक्सीन के क्षेत्र में दिया गया है। और किसे मिला है, तो 2 लोगों को मिला है, कैटलिन कारिको और विसमैन को, जो कि मिला है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो ये जारी किसने किया गया है, तो कैरो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा है, जो कि जारी किया गया है। टॉप में कौन है, तो टॉप में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर, फिर न्यूजीलैंड आता है, फिर आपका डेनमार्क आता है। भारत की रैंक की बात करें तो 109 नंबर भारत की रैंक यहाँ पर दिखाई गई है 165 देशों में। ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टॉप में कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, इसके बाद सिंगापुर है और यूएसए है। भारत की रैंक की बात करें तो 103वें नंबर पर आपका भारत आता है, तो काफ़ी खराब स्थिति है भारत की 134 देशों में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा है, जो कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी की जाती है। टॉप में कौन होता है, डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर आपका फिनलैंड आता है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 79 नंबर पर आपका भारत आता है 142 देशों में रूल ऑफ लॉ में। इंटरनेशनल समिट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो देखिए नाटो सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ है, तो वाशिंगटन यूएसए में हुआ है। और 2025 में कहाँ होगा, तो नीदरलैंड के हेग शहर में होगा। G7 समिट 2024 का कहाँ होने वाला है, तो देखिए अपुलिया इटली में, ये 13 से 15 जून 2024 को हुआ था। 2025 में कनाडा में हुआ, तो कनाडा में देखने में बड़ा आनंद आएगा कि भारत यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि कनाडा से रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहे हैं हमारे। देखिए आउटरीच देश के रूप में कौन शामिल हुआ था, तो इंडिया है, जो कि आपका यहाँ शामिल हुआ था।
G7 देशों में आपके कौन कौन से आते हैं, तो यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान आपके आते हैं। 13वें नंबर का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अबू धाबी में हुआ, यूएई में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सीएमएस कॉप 14 ये कहाँ हुआ है, तो सीएमएस कॉप 14 आपको 2024 का कहाँ हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। और उज्बेकिस्तान के पीएम ध्यान दीजिएगा अब्दुल्ला आरिपोव है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। सीएमएस का मतलब क्या है, तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसका फुल फॉर्म है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 19वें नंबर का तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कंपाला युगांडा में हुआ 2024 का। और युगांडा के प्रेसिडेंट कमुटा मुसेविनी हैं। इसका विषय क्या है, तो डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अलायंस एफ्लुएंस इसका विषय रहा है। भारत से एस जयशंकर जो कि कंपाला में गए थे, और इसके मेंबर देश 121 चीज भी आपको ध्यान देना है। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो अप्रैल 1955 में स्थापित किया गया था, जो कि भारत भी यहाँ पर शामिल था इसके निर्माता देशों में। और ये वांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में है, स्थापित किया गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कॉप 28 की बात करें तो UN CCC कॉप 28 का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ, तो दुबई यूएई में हुआ है। पीएम मोदी यहाँ पर शामिल होता है। और देखिए इनके तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। कॉप 33 2028 में जो होने वाला है, इसको भारत में करने की पेशकश की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि ये भारत में हो। इसके बाद ग्रीन क्रेडिट पहल का भी शुभारंभ किया गया है। इसके बाद ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कॉप 29 2024 का अजरबैजान में हुआ है। और कॉप 30 जो होना है 2025 में, कहाँ होगा, तो ब्राजील में होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगली खबर है आपकी GPAI शिखर सम्मेलन आपका 2023 का है, जो कि कहाँ हुआ है, तो देखिए ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म है। और इसका सम्मेलन जो है दिसंबर 2023 में भारत मंडपम जो आपका प्रगति मैदान पर बना है नया दिल्ली में, वहाँ पर आयोजन किया गया है। और ये एआई में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है, जून 2020 में है जो कि इसको लॉन्च किए गए थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कॉप 5 की बात कर लेते हैं, तो कॉप 5 ये मिनीमाता जो आपका होता है मिनीमाता रोग, उस पर उसी के ध्यान में रखते हुए पांचवी बैठक है ये। और मिनीमाता रोग आपको पता होना चाहिए पारा की कमी के कारण होता है। और नवंबर 2023 में इसकी बैठक कहाँ हुई है, तो जिनेवा में हुई है। ठीक है। मिनीमाता रोग जैसे कि मैंने बताया ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, और ये गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है। पहला वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आपका कहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले पार्क में हुआ है। और इसमें इंडिया और 28 देश और साथ में यूरोपियन यूनियन शामिल हुए थे। और ब्लेचले घोषणा पत्र यहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो एआई जोखिम से निपटने के लिए ये पहला वैश्विक समझौता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। थ्री बेसिन समिट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे हम ब्रॉजविल समिट भी कहते हैं। और ये कांगो गणराज्य में ये समिट हुआ है। और इसका विषय क्या है, तो कलेक्टिव कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसका विषय है। और थ्री बेसिन ये देखिए, थ्री बेसिन कहते किसे, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो आपका अमेजॉन बेसिन और कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकोंग एशिया बेसिन पड़ता है, इन तीनों को शामिल करके ही आपको हम इसमें क्या कहते हैं, तो थ्री बेसिन की यहाँ पर संज्ञा दी जाती है इन तीनों को। ठीक है। G77 शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं, 2023 में कहाँ हुआ, तो हवाना जो कि क्यूबा की राजधानी है। और क्यूबा के राष्ट्रपति डियान कैनेल हैं। इसकी थीम क्या है G77 की, तो द रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसकी थीम है। और इसे हवाना घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। G77 का गठन जो 1964 में किया गया था, और भारत इसमें शामिल है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। 18वीं G20 समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 में कहाँ हुई, तो भारत मंडपम दिल्ली में हुई, 9 से 10 सितंबर 2023 को हुई। और लगभग भारत के 60 शहरों में कितनी बैठकें हुई हैं, तो 200 बैठकें लगभग आसपास हुई हैं। और यूपी में कहाँ कहाँ हुई हैं, तो लखनऊ, बनारस, वाराणसी, आगरा और नोएडा में हुई, चीज़ ध्यान दीजिएगा। कानपुर में नहीं हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लखनऊ में हुई है, वाराणसी में हुई है, आगरा में हुई है, और आपके नोएडा में हुई है। इसके देखिए शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत थे। मुख्य समन्वयक कौन थे, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे। आतिथ्य देश देखिए कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई आतिथ्य देश हैं जो कि भारत ने बुलाए थे स्पेशल गेस्ट के तौर पर।
यहाँ पर देखिए G20 न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन नाम से घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए न्यू मेंबर आपका कौन बना है, तो अफ्रीकन यूनियन बन गया है। तो G20 आपका G20 से G21 आपका अब हो जाएगा, ठीक है। अभी कहा नहीं गया लेकिन हो जाएगा अगली बैठक में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आईमेक का भी प्रस्तावना रखी गई है। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना की गई है। स्थापना करने का प्रस्ताव जो कि रखा गया है, इसमें कौन कौन से देश हैं, तो यूएसए, इंडिया, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन है जो कि शामिल है। अगला G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ब्राजील में हुआ है। ब्राजील में होना है आपका, ठीक है। कहाँ होगा, तो रियो डी जेनेरियो में होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 दिसंबर से 2022 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023 तक G20 का हेड कौन रहा है, तो भारत रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसकी थीम क्या थी, ध्यान दीजिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। इसका लोगो की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का जो जीवंत रंग है केसरिया, सफेद, हरा, नीला रंग से प्रेरित था। यहाँ पर देखिए कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया था और कमल में 7 पंखुड़ी थी जो कि 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसके बाद देखिए इसी कमल के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यूनाइटेड किंगडम के देखिए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैं, बन गए हैं नए, जो कि लेबर पार्टी के हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनको भी ध्यान देना है आपको। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्वियन, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की फर्स्ट फीमेल पीएम जो बनी है सुमिनवा तुलगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं। फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। पोलैंड के पीएम ध्यान दीजिएगा डोनाल्ड टस्क हैं। न्यूजीलैंड के पीएम जो बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ध्यान दीजिएगा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डेनियल नोबोआ हैं जो कि बने हैं। सुपर टाइफून यागी की बात कर लेते हैं, तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका प्रभाव कहाँ कहाँ देखा गया है, तो चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम में देखा गया है। वियतनाम में सर्वाधिक देखा गया है। इसी टाइफून यागी के कारण ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था भारत द्वारा सहायता देने के लिए, ठीक है। भारत ने इसे चलाया था। चक्रवात रेमल की बात कर लेते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी पर आया है और इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश हैं और ओमान द्वारा ये नाम दिया गया था रेमल। और इसका अर्थ क्या है, तो बालू यानी सैंड इसका नाम है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपका इंटरनेशनल रिलेशन के जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी घटना चक्र ई दृष्टि की, जो कि आपकी करंट अफेयर की आती है वर्ष की, तो ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। अगला टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स से आएगा उसी से, ठीक है। बाकी मैंने देखिए इकोनॉमिक्स में करा तो दिए हैं, आपके बजट करा दिया है। जो चीज़ नहीं कराई है उसे मैं करा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। बाकी आप कहेंगे तो उसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।